मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। और इसके चौथे अध्याय को हम कर रहे थे, जिसका नाम है ग्रामीण समाज में विकास और परिवर्तन। और इसका भी आज हम तीसरा भाग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में ग्रामीण समाज किस प्रकार का होता है। तो शुरू करते हैं अध्याय 4 का भाग 3। हमने पिछले 2 भागों में देखा कि भारत एक गांवों का देश है, जहां पर मुख्य रूप से भारत के गांवों की जनता जो है कृषि पर निर्भर है। और कृषि उनके जीवन यापन का तरीका नहीं, बल्कि उनकी जीवन शैली भी इस कृषि के इर्द गिर्द ही घूमती है। और उसी के परिणाम स्वरूप भारत में जो है कृषक संस्कृति मुख्यतः प्रभावशाली है। तत्पश्चात हमने देखा कि औपनिवेशिक भारत में किस प्रकार से कृषक संरचना में परिवर्तन होता है। हमने कहा कि कृषि में 3 प्रकार के वर्ग पाए जाते थे। पहला था भूस्वामी या भूमि के मालिक, दूसरा था कृषि मजदूर और तीसरे थे पट्टेदार या काश्तकार। तत्पश्चात हम कहते हैं कि इसमें सुधार होता है और बाद में हम देखते हैं कि जो भूस्वामी है वह M.N. श्रीनिवास के द्वारा एक अवधारणा के रूप में प्रभु जाति के रूप में बताए जाते हैं। यानी कि भारत में जो है बड़े बड़े किसान या फिर गांवों में प्रभावशाली व्यक्ति जो हैं, जो भूमि के मालिक भी हैं और प्रभावशाली भी होते हैं प्रत्येक गांव के अंदर, वह प्रभु जाति का निर्माण करते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि भारत स्वतंत्र होता है और भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाता है, ताकि कृषक संरचना में कृषकों के विकास के लिए भारत सरकार जो है प्रयास कर सके। साथ ही साथ पट्टेदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया जाता है और हदबंदी अधिनियम भी लागू किया जाता है। उसके पश्चात भी इसमें भी हम देखते हैं कि कृषकों के सुधार में कोई खास परिवर्तन नहीं हो पाता। और फिर भारत की सरकार M.S. स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत में हरित क्रांति लेकर आती है और हरित क्रांति का लाभ जो है भारत को प्राप्त होता है और भारत अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने लगता है। लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि हरित क्रांति का लाभ भी भारत के कुछ क्षेत्रों में ही प्रमुख रूप से प्राप्त होता है और इसमें भी भारत के बड़े भूस्वामी मालिक जो हैं या भूमि के मालिक या बड़े किसान जो हैं, उन्हीं को लाभ अधिक प्राप्त होता है। वहीं यदि हम बात करें मध्यम किसानों की या छोटे किसानों की या फिर भूमिहीनों की, तो हरित क्रांति का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन भारत की सरकार अपने सुधारों को जारी रखती है और इसी के परिणाम स्वरूप ग्रामीण संरचना में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं स्वतंत्र भारत में, तो बात करते हैं आगे। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन होते हैं। सामाजिक संबंधों का अर्थ है, अब प्राचीन रूप से भूस्वामी और कृषि मजदूर या फिर भूस्वामी और भूमिहीनों का जो संबंध था वह अब परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है और भारत में हदबंदी अधिनियम लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ हम कहते हैं कि भारत में अब तीसरा जो सुधार है वह भी पट्टेदारी उन्मूलन जो है वह भी अपना प्रभाव दिखाने लग गया है। तो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी के परिणाम स्वरूप हम कहते हैं कि हरित क्रांति जब भारत में लाई जाती है M.S. स्वामीनाथन के प्रयासों से, उससे भी भारत की ग्रामीण संरचना है जो परिवर्तित होती है और अब बड़े पैमाने पर जो है कृषि की जा रही है। और बड़े पैमाने पर कृषि करते हुए हम देखते हैं कि बड़े बड़े भूस्वामियों को कृषि मजदूरों की आवश्यकता और भी अधिक होने लगती है। कहने का अर्थ यह है कि अब भारत में गहन कृषि की जा रही है और गहन कृषि के लिए बहुत सारे कृषि मजदूरों की आवश्यकता महसूस की जाने लगती है। इसलिए भारत में कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी हो जाती है। उसी के परिणाम स्वरूप आगे हम देखते हैं कि अब भारत में मुद्रा का प्रचलन बढ़ने लगता है और इस वजह से पहले के समय में जो भुगतान सामान देकर किया जाता था, यानी मजदूरी के बदले सामान या अनाज दे दिया जाता था, अब उसके स्थान पर मुद्रा या नकद भुगतान दिया जाने लगता है। तो वह भी एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। यानी कि अब सामान या अनाज देकर मजदूरी नहीं दी जाती थी, अब दी जा रही है आपको नकद रूप में मजदूरी। इसी के साथ तीसरा जो परिवर्तन है वह यह है कि
पारंपरिक बंधनों में अब शिथिलता आ रही है, यानी कि पहले भूस्वामी और खेतीहर मजदूर या छोटे किसान या भूमिहीन, इनके जो संबंध थे उनमें भी कहीं ना कहीं शिथिलता आ रही है और पुश्तैनी संबंधों या पारंपरिक बंधनों में जो है अब धीरे धीरे लचीलापन आ रहा है। यानी कि अब गांवों में जो प्रभावशाली बड़े बड़े भूस्वामी हैं वह शोषण से धीरे धीरे इन मजदूरों को दूर कर पाते हैं, क्योंकि अब भारत के जो सुधारवादी कानून है या भारत की सरकार द्वारा जो कानून लागू किए जाते हैं उनका प्रभाव इस संरचना पर पड़ने लगता है। तो इस वजह से पारंपरिक बंधनों में धीरे धीरे शिथिलता आती है और भूमिहीन या फिर खेतीहर मजदूर जो है या छोटे किसान जो है इन भूस्वामियों या बड़े बड़े किसानों से कहीं ना कहीं मुक्त हो रहे होते हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं भूस्वामी और किसानों के पुश्तैनी संबंधों में अब कमी आ रही होती है और उसी का एक परिणाम होता है कि बंधुआ मजदूरी का धीरे धीरे भारत में प्रचलन कम होने लगता है, क्योंकि अब भारत में कानून जो है वह प्रभावी होने लगे हैं और भारत की सरकार इन कानूनों को इसी कारण लाती है ताकि पुश्तैनी रूप से जो शोषण छोटे किसानों का हो रहा था या फिर भूमिहीन मजदूरों का हो रहा था वह समाप्त हो सके और उसका प्रभाव हम धीरे धीरे देख रहे होते हैं। अब भारत में मुक्त दिहाड़ी मजदूरों के वर्ग का उदय होता है, यानी कि अब मुक्त रूप से दैनिक मजदूरी करने वाले जो हैं मजदूर वह भारत में बढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने कृषि की आधुनिक पद्धतियों को प्रोत्साहित किया होता है। तो भारत की सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को विकास की ओर ले जाने की बात करती है और वह कहती है कि चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था में मुख्य स्थान कृषि का है, इस वजह से कृषि पर ध्यान देना और भी आवश्यक हो जाता है और उसी के परिणाम स्वरूप हम कहते हैं कि भारत की सरकार चाहती है कि कृषि में भी आधुनिक तकनीक या फिर हम कहेंगे आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़े, जिससे कि भारत में उत्पादन और भी ज़्यादा हो सके। इस वजह से भारत की सरकार जो है कृषि में आधुनिक पद्धतियों को लागू करने की बात करती है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे हो रहा है, तो हम कहेंगे ग्रामीण व्यवस्था का आधुनिकीकरण इस प्रकार से हो रहा है कि अब भारत की सरकार और राज्य सरकार दोनों ही ग्रामीण अधिसंरचना पर जो है ध्यान दे रही है और इसके लिए वह भारत के गांवों में सड़कों पर, सिंचाई पर, बिजली पर और ऐसी ही अन्य सुविधाओं पर अपना ध्यान देती है और उसके लिए बजट में प्रावधान करती है और उसी के ऊपर भारत की सरकार बड़े खर्च भी करती है ताकि भारत के विकास की ओर हम ध्यान दे सकें, क्योंकि भारत में मुख्यतः गांव बहुत ही प्रधानता से पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे राज्य सरकारों ने ग्रामीण अधिसंरचना जैसे कि सिंचाई सुविधाएं, सड़कें, बिजली तथा कृषि में निवेश करना प्रारंभ कर दिया है, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण होने लगता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि 1960 से 70 के दशक में ग्रामीण सामाजिक संरचना में और भी मुख्य बदलाव आते हैं और वे कौन से हैं, तो हम कहेंगे अब हमने देख लिया है कि भारत में हरित क्रांति आ चुकी थी और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि का अतिरिक्त उत्पादन भारत में होने लगता है और इस वजह से भारत में बड़े भूस्वामी या बड़े किसान जो हैं उनको लाभ पहुंचता है, साथ ही साथ मध्यम श्रेणी के किसानों को भी लाभ पहुंचता है और इस वजह से उनके आय में बढ़ोतरी होती है और आय में बढ़ोतरी होती हुई हम देखते हैं तो हम कहते हैं अतिरिक्त आय को वह कई नई चीज़ों में निवेश करने की बात करते हैं। यानी कि हम कह रहे हैं कि भारत में बड़े किसान और मध्यम श्रेणी के किसानों को हरित क्रांति का लाभ मिलता है, साथ ही साथ भारत की सरकार ग्रामीण संरचना में जो निवेश कर रही है या भारत की राज्यों की सरकार जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास के लिए सड़कों में, सिंचाई में या बिजली में निवेश कर रही है, उसका लाभ मिलता है भारत के बड़े किसानों और मध्यम श्रेणी के किसानों को और इसका परिणाम यह होता है कि उनके पास यानी किसानों के पास अतिरिक्त आय होने लगती है और वे और भी अमीर होने लगते हैं और इस कारण धीरे धीरे वे अपनी अतिरिक्त आय या बचत को जो है अन्य व्यापार में निवेश करने लगते हैं, जिससे कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और भी परिवर्तन होने लगते हैं। तो हम कहेंगे 1960 से 70 के दशक में ग्रामीण सामाजिक संरचना में कृषि विकास द्वारा बदलाव आता है। अब गाँव में नई तकनीक का
प्रचार प्रसार होने लगता है, नई तकनीक का प्रयोग इन किसानों के द्वारा होने लगता है, जिससे कि मध्यम श्रेणी के किसान और बड़े किसान जो हैं वो और भी समृद्ध या और भी अमीर होने लगते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप हम कहते हैं कि भारत में कुछ क्षेत्र जो हैं वह कृषि संपन्न क्षेत्र में बदल जाते हैं, यानी कि भारत के कुछ भाग ऐसे भाग बन जाते हैं जहाँ पर खेती का विकास बहुत ही तेज़ी से हो जाता है। तो वह कौन से क्षेत्र थे जो कृषि संपन्न क्षेत्र भारत में बन गए थे? तो हम कहेंगे तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा मध्य गुजरात जो है वहाँ पर जो है कृषि संपन्न स्थिति में पहुंच जाती है या कृषि का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। और वहीं पर हम इसी एक नई अवधारणा जोड़ते हुए बात करते हैं कि वहाँ पर किसान जो हैं वह प्रभु जाति के मुख्यतः इस विकास का लाभ ले रहे होते हैं, यानी कि ये जो बड़े किसान हैं वे प्रभु जाति के किसान होते हैं जो कि इस तकनीक या इस आधुनिकता का उपयुक्त तरीके से प्रयोग करते हैं। तो यह जो है भारत की सामाजिक संरचना में एक परिवर्तन हो रहा है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अब ये जो प्रभु जाति के बड़े भूस्वामी हैं या प्रभु जाति के किसान हैं, ये अपने पैसों का या अपनी अतिरिक्त आय या बचत जो कि आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए इन्हें प्राप्त होती है, उनका निवेश जो है वह अन्य व्यापारों में करते हैं या नए व्यापारों में करते हैं। तो इस वजह से नए व्यापारों में वह निवेश करते हैं और वह एक नए व्यापारी समूह का निर्माण भी करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, उनके पास में अतिरिक्त आय हो रही है, बचत हो रही है, बड़े किसानों के पास में या प्रभु जाति के किसानों के पास में इस आय को वह निवेश करते हैं, नए व्यापार खोलते हैं और उससे वह एक नए व्यापारी वर्ग का निर्माण करते हैं या नए व्यापारी समूह का निर्माण भी करते हैं। और अब ये जो नए व्यापारी वर्ग है या नए व्यापारी समूह है यह गांवों से कस्बों की ओर जाने लगते हैं, यानी कि इन नए उद्यमियों या उद्योग करने वाले किसानों को कहाँ आना होता है, गांवों से कस्बों की ओर आना होता है, क्योंकि गांवों में रह करके यह अच्छी तरीके से व्यापार नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से यह कहाँ पलायन करते हैं, ये छोटे छोटे कस्बों की ओर आने लगते हैं। और अब कस्बों में नए क्षेत्रीय अभिजात वर्ग का उदय होने लगता है, यानी कि अब यहाँ थोड़े और प्रभावशाली हो जाते हैं क्योंकि ये कस्बों में आ चुके हैं और कस्बों में ऐसे लोग जो नए नए व्यापारी बने हैं, छोटे किसान बड़े किसानों से अब नए व्यापार में वह प्रवेश कर चुके हैं, तो वह बनते हैं नए क्षेत्रीय अभिजात वर्ग या फिर हम कह सकते हैं नए क्षेत्रीय धनी वर्ग जो हैं उनका उदय इन कस्बों में होने लगता है। और यह अपना प्रभाव जो है अब धीरे धीरे राजनीति में भी दिखाने लगते हैं। तो हम कहेंगे ये राजनीतिक रूप से प्रबल अभिजात वर्ग बन जाता है, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में भी धीरे धीरे यह हस्तक्षेप करने लगते हैं। तो इस प्रकार से यह अपना काम कहाँ भी नहीं रुकने देते, राजनीति में भी नहीं रुकने देते। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार हरित क्रांति और आधुनिक तकनीक के परिणाम स्वरूप भारत के जो भूस्वामी थे वह अपनी अतिरिक्त आय को नए व्यापार में लगाते हैं और उसके पश्चात उनसे जो भी उन्हें आमदनी होती है उससे वे धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। वह गांवों से कस्बों की ओर आ चुके हैं और एक नए वर्ग, एक नए समूह का निर्माण करते हैं जो कि राजनीति में भी अपना प्रभाव दिखाने लगता है। इसी के परिणाम स्वरूप अब वर्ग संरचना में बदलाव हो जाता है, यानी कि वर्ग संरचना जो होती है वह परिवर्तित होने लगती है। अब गांव और कस्बों में जो है शिक्षा धीरे धीरे बढ़ रही है और शिक्षा बढ़ने के लिए भारत के इन गांवों में जो है छोटे छोटे कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वर्ग संरचना में बदलाव इस प्रकार से होता है कि शिक्षा का प्रभाव या शिक्षा की महत्व को सभी लोग आराम से धीरे धीरे अब समझ रहे हैं और ये जानने लगे हैं कि शिक्षा के बिना उनका विकास संभव नहीं है। इस कारण गांव व कस्बों में उच्च शिक्षा बढ़ने लगती है और उच्च शिक्षा बढ़ते हुए ही हम देखते हैं कि गांव और कस्बों में निजी यानी प्राइवेट व्यावसायिक महाविद्यालय खुलने लगते हैं। निजी प्राइवेट व्यावसायिक महाविद्यालय या कॉलेज जो है वह
खुलने लगते हैं, जो कि व्यवसाय के लिए कौशल विकास और ट्रेनिंग और शिक्षा देने की बात करते हैं। और इन महाविद्यालयों या कॉलेजों के खुलने से क्या होगा, अब भारत में एक जो नई पीढ़ी आ रही है वह व्यापार करने के लिए ट्रेनिंग प्राप्त करती है इन कॉलेजों के माध्यम से। तो हम कहेंगे गांवों कस्बों में उच्च शिक्षा का महत्व बढ़ता है और यहाँ पर जो है हम देखते हैं उच्च शिक्षा बढ़ रही होती है और नए कॉलेज जो है प्राइवेट वह खुलने लगते हैं, जो कि व्यवसाय के क्षेत्र में उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप अब यह शिक्षित नई पीढ़ी जो है, जो उच्च शिक्षा में आगे बढ़ रही है, वह नए व्यवसाय करने की बात करती है। और वह कैसे व्यवसाय करने की बात करती है, तो हम कहेंगे वह अब शारीरिक श्रम के स्थान पर मानसिक श्रम को अधिक महत्व देने लगती है, जिसमें कि उन्हें शारीरिक परिश्रम या शारीरिक मेहनत नहीं करनी होती, बल्कि बुद्धि के प्रयोग से पैसा कमाना होता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि इन निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों से निकलकर यह जो नई पीढ़ी है वह नई पीढ़ी श्वेत व्यवसाय अपनाने लगती है, जिसे समाजशास्त्री भाषा में कहते हैं व्हाइट कॉलर व्यवसाय। तो हम कहेंगे वह श्वेत व्यवसाय अपनाने लगती है, जिसमें कि मानसिक श्रम की प्रधानता होती है और इससे नए मध्यम वर्गों का जो है निर्माण होता है, जो कि इस प्रकार के श्वेत व्यवसाय कर रही होती है। इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भारत में ग्रामीण व्यवस्था में जो है एक नया परिवर्तन होता है, जिसे कहते हैं मजदूरों का सर्कुलेशन या मजदूरों का संचार या मजदूरों का प्रवास। यह क्या होता है, तो हम कहेंगे चूंकि भारत में कृषि का व्यापारीकरण हो चुका है, अब कृषि जो है व्यापार के उद्देश्य से भी भारत में की जाने लगी है। तो इस कारण पारंपरिक रूप से जो भूमिहीन थे वह अब धीरे धीरे मजदूरों का पेशा अपनाने लगते हैं, मजदूरी करने लगते हैं और वे अपने सूखाग्रस्त क्षेत्रों से इन कृषि के संपन्न क्षेत्रों की ओर जाने लगते हैं या फिर कुछ भवन निर्माण के कार्यों में भी जाने लगते हैं। तो हम कहेंगे अब कृषि के व्यापारीकरण की वजह से और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बेरोजगारी को समाप्त करने के उद्देश्य से ये लोग मजदूरों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं और इसे हम कहते हैं मजदूरों का संचार या मजदूरों का सर्कुलेशन, जो कि ग्रामीण व्यवस्था का एक प्रमुख परिवर्तन है। प्रवासी कृषि मजदूरों की वृद्धि भी ग्रामीण समाज का महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, यानी कि अब कृषि मजदूर जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे हैं कृषि में मजदूरी करने के लिए, जिसका कारण है कृषि का व्यापारीकरण, यानी कृषि बड़े पैमाने पर की जा रही है और कृषि को व्यापार की दृष्टि से अब देखा जा रहा है। अब अतिरिक्त आय की बात भी इसमें की जा रही है, अब इसमें आधुनिक तकनीक भी अपनाई जा रही है और इस वजह से बेरोजगार भारत के जो भी ग्रामीण हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के खेती में मजदूरी करने लगते हैं और इसमें वह अपने राज्य से भी धीरे धीरे पलायन कर रहे होते हैं। इसी को हम कहते हैं मजदूरों का संचार या सर्कुलेशन। मजदूरों व भूस्वामियों के मध्य का पारंपरिक संबंध अब टूट चुका है, यानी कि अभी हमने बात की कि पारंपरिक या पुश्तैनी संबंध जो था जिसमें बेगारी प्रथा भी आती थी वह अब समाप्त हो गया है। तो इस वजह से मजदूरों व भूस्वामियों के मध्य का पारंपरिक संबंध जैसे ही टूटता है तो अब पंजाब जैसे हरित क्रांति संपन्न क्षेत्र, जहाँ पर हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला था, तो वहाँ पर कृषि मजदूरों की मांग बढ़ने लगती है, क्योंकि अब ये बड़े भूस्वामी जो हैं, जो कि पंजाब के हैं या कृषि संपन्न क्षेत्रों के हैं, वो अपने राज्य या अपने क्षेत्र के स्थानीय मजदूरों को अपने यहाँ पर मजदूरी पर नहीं रखते, जिसका कारण यह है कि स्थानीय मजदूरों को यदि अपने यहाँ पर वे मजदूरी करने देंगे तो उन्हें अधिक मूल्य इन मजदूरों को देना पड़ेगा, लेकिन प्रवासी मजदूरों को रखने से उन्हें कम मूल्य में ही या सस्ते में ही यह श्रम उपलब्ध हो जाता है। इसी वजह से यह प्रवासी मजदूरों को अधिक प्राथमिकता से अपने खेतों में रखते हैं। तो हम कहेंगे हजारों मजदूर अपने गांवों से, यानी प्रवास करने के उद्देश्य से अपने गांवों से अधिक संपन्न क्षेत्रों की ओर जो है पलायन करते हैं ताकि इन्हें मजदूरी मिल सके। तो इस प्रकार से इन हरित क्रांति से संपन्न क्षेत्रों में यह पलायन करते हैं कृषि मजदूरों के रूप में, जिसे हम कहेंगे मजदूरों का संचार या सर्कुलेशन। पुरुष समय समय पर काम और अच्छी मजदूरी की खोज में सूखाग्रस्त क्षेत्रों से पलायन करते हैं।
जबकि इनके पीछे इनका जो परिवार होता है, चाहे वह इनकी स्त्री हो, बच्चे हो या माता पिता हो, उन सभी को यह गांव में ही छोड़ देते हैं। तो हम कहेंगे स्त्रियों और बच्चों को अक्सर गांव में बुजुर्ग माता पिता के साथ छोड़ दिया जाता है, तो केवल मजदूर ही जो है पलायन करता है। पुरुष ये प्रवसन या प्रवास या संचार जो है कहाँ से करता है? सूखाग्रस्त क्षेत्रों से करता है और वर्ष के कुछ महीनों के लिए करता है। और कहाँ जाता है वह? पंजाब जाता है, वह हरियाणा जाता है, वह उत्तर प्रदेश जाता है, नई दिल्ली जाता है और यहाँ पर वह खेती के लिए मजदूरी करता है। इसी के साथ बेंगलोर आदि स्थानों पर भवन निर्माण के कार्य में काम करने के लिए ये मजदूर जो है प्रवास करते हैं। तो इस प्रकार से अपने क्षेत्रों से यह प्रवास इसलिए करते हैं ताकि वह मजदूरी प्राप्त कर सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, और परिवार को जो है यह अपने मूल स्थान पर ही छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से केवल मजदूर ही जो है वह पलायन करते हैं। कहाँ करते हैं? उन क्षेत्रों में करते हैं जहाँ पर इनको मजदूरी प्राप्त हो सकती है, चाहे वह कृषि के क्षेत्र हो, चाहे वह भवन निर्माण के क्षेत्र हो। इन मजदूरों को जॉन ब्रेमन ने घुमक्कड़ मजदूर कहा है। जॉन ब्रेमन कहते हैं कि ये जो मजदूर हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, इसलिए यह घुमक्कड़ मजदूर हैं या फिर फुट लूज लेबर कहलाते हैं। जॉन ब्रेमन कहते हैं कि धनी किसान द्वारा इन प्रवासी मजदूरों का शोषण होता है। जॉन ब्रेमन जो है वह इन मजदूरों का अध्ययन करते हैं और यह बताते हैं कि धनी किसान या बड़े बड़े भूस्वामी जो हैं वह इन मजदूरों का शोषण करते हैं, और वे ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें पता है कि वे अपने राज्य या अपने क्षेत्र को छोड़ करके अपने दूसरे राज्य में आ रहे हैं या फिर दूसरे कृषि क्षेत्रों में आए हैं, और इस वजह से उन्हें मजदूरी की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। तो इस वजह से भूस्वामी जो हैं इन मजदूरों का लाभ उठाते हैं और उन्हें कम मजदूरी में ही अपने यहाँ पर काम पर रख लेते हैं। तो इस वजह से जॉन ब्रेमन जो है अपने अध्ययन के माध्यम से बताते हैं कि इन कृषि मजदूरों का शोषण बड़े भूस्वामी या बड़े धनी किसानों द्वारा होता है। जॉन ब्रेमन अपने अध्ययन में बताते हैं कि धनी किसानों द्वारा इन प्रवासी मजदूरों को कम मजदूरी दी जाती थी, इसलिए धनी किसान इनको प्राथमिकता से अपने यहाँ पर मजदूरी के लिए रखते थे, ताकि अगर वे अपने स्थानीय क्षेत्रों के मजदूरों को अपने यहाँ पर रखेंगे तो उन्हें बहुत अधिक मजदूरी देनी पड़ेगी, उचित मजदूरी देनी पड़ेगी, और वह विरोध भी कर सकते हैं। तो इस वजह से वे इन प्रवासी मजदूरों को अपने यहाँ पर प्राथमिकता से रखते थे ताकि कम मजदूरी में ही उनका काम हो जाए। परिणाम यह हुआ कि प्रवासी मजदूरों को क्या होता है? शोषण होता है। किनके द्वारा? बड़े भूस्वामी या बड़े धनी किसानों के द्वारा। और इससे हम कहते हैं कि भारत में जो है मजदूरों का शोषण समाप्त नहीं हो रहा बल्कि बढ़ ही रहा है, जिसके लिए भारत की सरकार को भी प्रयास करने चाहिए और वह कर भी रही है। इसी के साथ मजदूरों के संचार से ग्रामीण समाज पर और भी प्रभाव पड़ रहे हैं। वो कौन से प्रभाव हैं? तो हम कहेंगे वह अपने परिवार को पीछे छोड़ करके आए हैं, अपनी पत्नी और बच्चों को, बुजुर्गों को वह गांव में ही छोड़ करके आए हैं। तो अब परिवार के पुरुष के अभाव में या परिवार के जो मुखिया है उसके अभाव में परिवार की स्थिति कैसी होगी? तो अब जो महिला है वह अपने स्थान पर रहकर जो है वह कृषि मजदूरी करने लगती है, यानी कि परिवार की जो महिला है वह अब कृषि मजदूर के रूप में कार्य करना प्रारंभ हो जाती है और वह कृषि मजदूरी करने लगती है, जिसे कि समाजशास्त्री भाषा में कहते हैं कृषि मजदूरी का महिलाकरण। तो हम कहेंगे अब ग्रामीण समाज का परिवर्तन हो रहा है और वह यह है कि अब निर्धन क्षेत्रों में परिवार के पुरुष सदस्य वर्ष में अधिकतर समय गांव से बाहर चले जाते हैं, गांव से बाहर रहने लगते हैं। किसकी खोज में? रोजगार की तलाश में, मजदूरी की तलाश में। तो वर्ष के अधिकांश समय वह घर से बाहर हैं और इसलिए अब कृषि मूल रूप से महिलाओं का कार्य बन जाती है, यानी कि कृषि जो है वह मूल रूप से महिलाएं ही करने लग जाती हैं। महिलाएं कृषि मजदूरी करना प्रारंभ करने लगती हैं क्योंकि घर में जो पुरुष है वह रोजगार की तलाश में दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, मजदूरी की तलाश में दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। तो अब जिम्मेदारी महिला के ऊपर आ जाती है कि वह मजदूरी करे, वह कृषि मजदूरी करे, और इसी को समाजशास्त्र में कृषि मजदूरों का महिलाकरण
कहते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि महिलाएं कृषि मजदूरी तो करने लग गई हैं, लेकिन भारत में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। भारत में पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है और उसका परिणाम यह है कि भले ही महिला खेती कर रही है, भले ही महिला मजदूरी कर रही है, भले ही महिला परिवार का पालन पोषण कर रही है, लेकिन पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था की वजह से महिलाओं को भू स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता, जो कि भारत की रूढ़िवादी व्यवस्था का परिचायक है। तो हम कहेंगे कृषि मजदूरों का महिलाकरण तो हो रहा है, लेकिन अभी भी पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था के कारण महिलाएं भूमिहीन मजदूर व कृषक के रूप में ही श्रम कर रही हैं। तो अभी भी उनको भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम कहते हैं कि भारत में महिला समानता पाई जाती है, तो नहीं, भारत में महिला समानता अभी भी पाई नहीं जाती है, क्योंकि उनको भूमि के स्वामित्व में अधिकार प्राप्त ही नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से धीरे धीरे स्वतंत्र भारत में जो है ग्रामीण संरचना में परिवर्तन हो रहे हैं। इन्हीं परिवर्तनों को आगे हम देखते हैं कि भारत में भूमंडलीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत और भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन गांवों में होने वाले हैं। तो वो कौन से हैं? तो हम कहेंगे भारत में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया और उदारीकरण की प्रक्रिया का कृषि व ग्रामीण समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और वे कौन से होते हैं? तो हम कहेंगे भारत 1980 के दशक के उत्तरार्ध से उदारीकरण अपना रहा है। उदारीकरण जिसे हम कहते हैं एलपीजी या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, ये एलपीजी की नीति भारत में 1990 के दशक में भारत की सरकार द्वारा अपनाई जाती है और उसी का प्रभाव होता है कि भारत में अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संपर्क जो है वह बढ़ रहा है और लेन देन और आदान प्रदान भी बढ़ रहा है और उसी के परिणाम स्वरूप भारत के बाजार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए खोल दिया जाता है। और उसका असर भारत के किसानों पर या भारत की ग्रामीण संरचना पर क्या पड़ता है? हम कहेंगे भारत 1980 के दशक के उत्तरार्ध से उदारीकरण क्या है? अपना लेता है। मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारंभ हो जाता है, यानी कि अब जो भी प्रतिबंध भारत की सरकार ने लगाए थे कि भारत में किन क्षेत्रों में विदेशी आयात या विदेशी व्यापार या विदेशी निवेश हो सकता था, उन प्रतिबंधों को अब लचीला कर दिया गया है और साथ ही साथ भारत में लाइसेंस प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया है। तो हम क्या कहेंगे? भारत की सरकार मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है। इसमें भी भारतीय बाजार को आयात हेतु खोल दिया गया है। भारत में अब आयात हो सकता है। अब भारतीय किसान जो हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता करने लगते हैं और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि भारत में जो फल व अन्य खाद्य सामग्री है वह जो पहले से मिल रही थी उसके स्थान पर अब नए फल जो विदेशी फल हैं उनका आयात होने लगता है। नई खाद्य सामग्री जो है विदेशों की उसका भी आयात होने लगता है और हमारे स्थानीय बाजार जो है इन वस्तुओं से भर जाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि भारत के किसान जो इन वस्तुओं को पहले उगा रहे थे अब उनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी इन अंतर्राष्ट्रीय फलों व खाद्य सामग्रियों से। तो क्या भारत के किसान इस प्रतियोगिता के लिए तैयार थे? तो हम कहेंगे प्रारंभ होता है उदारीकरण का और प्रारंभ होता है इस नई नीति का। तो हम कहते हैं कि भारत के किसान अभी इस व्यवस्था या इस परिवर्तन के लिए इतने तैयार नहीं थे और इस कारण वह कहीं ना कहीं प्रारंभ में जो है इस परिवर्तन के सकारात्मक पक्षों से कम ही परिचित हो पाते हैं और वह अपने आप को धीरे धीरे तैयार करते हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रतिस्पर्धा कर सकें और इसीलिए वह आधुनिक तकनीक या प्रौद्योगिकी को अपनाने की बात भी करते हैं। तो हम कहेंगे भूमंडलीकरण से कृषि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ जाती है और भारत में एक नई अवधारणा का जन्म होता है जिसे हम कहते हैं संविदा कृषि। यानी भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है भारत में आ चुके हैं और अब भारत के किसान जो हैं वह किसकी तरफ बढ़ते हैं? संविदा कृषि की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट कृषि भी कह सकते हैं, अनुबंध कृषि भी कह सकते हैं। यानी कि अब भारत के किसानों का अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट या संविदा होता है किससे? बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से, बड़ी बड़ी एमएनसी या मल्टीनेशनल कंपनियों से। तो हम कहेंगे अब भारत में संविदा कृषि की अवधारणा का उदय होता है। पंजाब और कर्नाटक जैसे कुछ क्षेत्रों में किसानों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों या जिसे हम एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं
जिनमें उदाहरण के रूप में हम पेप्सी की बात कर सकते हैं, हम कोक की बात भी कर सकते हैं। तो इन कंपनियों से भारत के जो किसान हैं वह कुछ निश्चित फसलें उगाने के लिए समझौता या संविदा या कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध कर लेते हैं। तो हम कहेंगे पंजाब और कर्नाटक जैसे कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ के जो किसान हैं बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वह कहते हैं कि हम कुछ विशेष फसलें जो हैं आपको यहाँ पर उगाने की बात कह रहे हैं, हम आपसे अनुबंध या समझौता कर रहे हैं कि आप अपने खेत में यह विशेष फसल उगाएं, और इस समझौते के तहत किसान वह फसल उगाता है और उस फसल के जो भी परिणाम होते हैं या जो भी फसल का जो अंतिम उत्पादन होता है वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं इनसे खरीद लेती हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा कि भारत में संविदा कृषि की अवधारणा अब आ चुकी है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत के किसानों से समझौता करती हैं कि आप अपने खेत में इस प्रकार की फसल उगाएंगे जिसे कि हम यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां खरीदने वाली हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदाहरण हमने देखा कि पेप्सी जैसी कंपनी या कोक जैसी कंपनी कुछ निश्चित फसलों को उगाने की, जैसे कि टमाटर हो गया या आलू हो गया, तो टमाटर या आलू जैसी फसल को उगाने की संविदा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। किससे करेगा? भारत के किसानों से। तो आप देख सकते हैं कि यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी या MNC मल्टीनेशनल कंपनी से एक व्यक्ति है जो कि समझौता कर रहा है भारतीय किसान से, और वह भारतीय किसान को कहेंगे कि आपको यह विशेष फसल जो है वह उगानी है और बदले में हम आपको इतनी रकम या इतना मूल्य चुकाएंगे। तो इस प्रकार से भारत में एक नई अवधारणा का जन्म होता है उदारीकरण या भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप, जिसे हम कहते हैं संविदा कृषि। इसी के परिणाम स्वरूप हम कहते हैं कि संविदा कृषि में किसान जो है वह निर्भर हो जाएगा किस पे? इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर। यानी कि अब यह जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं यह भारत के किसान से जो समझौता करती हैं, तो भारत का किसान जो है वह निर्भर हो जाता है इन कंपनियों के ऊपर, क्योंकि यह जो कंपनियां ये बताती है कि आपको आलू किस प्रकार का उगाना है, आपको किस किस्म का आलू उगाना है, या फिर किसी भी अन्य प्रकार की जो है वस्तु जो भी आपके खेत में उगानी है उसकी किस्म क्या होगी, उसका आकार क्या होगा, सभी चीज़ें जो है इन कंपनियों के द्वारा भारतीय किसानों को बताई जाती हैं। तो इस प्रकार से संविदा कृषि में किसान अपने जीवन व्यापार के लिए इन कंपनियों पर निर्भर होने लगते हैं। अब कृषि भूमि का प्रयोग जो है उत्पादन से हटकर किया जाता है। संविदा खेती मूल रूप से अभिजात मदों के लिए की जाती है। अभिजात मदों यानी कि मुख्य फसल, जो बड़ी फसलें हैं जैसे कि फूल, अंगूर, अंजीर तथा अनार, इनके लिए जो है संविदा कृषि मुख्यतः की जाती है। इनके उत्पादन के लिए खाद और कीटनाशकों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग भारत के खेतों में होने लगता है। यानी कि अब चूंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कह रही हैं कि आपको जो है इस फसल का उत्पादन करना है, तो इसलिए आपको इतनी मात्रा में उत्पादन करना है, तो भारत के किसान दबाव में आकर के या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी के सलाह के परिणाम स्वरूप जो है विभिन्न प्रकार की खादों का और कीटनाशकों का प्रयोग भारत के खेती की भूमि पर करने लगते हैं। तो हम कहेंगे खाद व कीटनाशकों का उच्च मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होगा कि भारत के खेतों की जो ज़मीन है उसको हानि पहुंचेगी। तो भूमि का जो है कहीं ना कहीं हम देखते हैं वह शोषण या भूमि का जो है कहीं ना कहीं भारत के किसान जो है इस प्रकार से नहीं समझ रहे कि वे इस भूमि का दुरुपयोग जो है इन समझौते के परिणाम स्वरूप होना प्रारंभ हो रहा है। तो पर्यावरण को जो है इस संविदा कृषि के परिणाम स्वरूप हानि पहुंचनी प्रारंभ होने लगती है, क्योंकि अत्यधिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग जो है किसानों द्वारा किया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक समझौता किया है और समझौते के परिणाम स्वरूप वे दबाव में आकर के इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उतनी फसल देने की बात पहले ही कर चुके हैं। तो इस वजह से वे अतिरिक्त खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करने लगते हैं, जिससे कि पर्यावरण को हानि होने लगती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किसानों से संपर्क होने लगता है एजेंटों का। एजेंट क्या कहते हैं? ये एजेंट जो है किसानों को खाद व कीटनाशक बेचने के लिए भारत के गांव में आने लगते हैं, यानी भारत के किसानों से संपर्क करने लगते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि भारत के किसान जो हैं इन एजेंटों के संपर्क में भी धीरे धीरे आ रहे हैं, ताकि
भारत के किसान अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। लेकिन वास्तविकता क्या है? तो हम कहेंगे गाँव में अब महंगे बीज आने लगे हैं, यानी कि किसान जो है इन एजेंटों के माध्यम से महंगे बीज खरीदने लगे हैं। तो इस प्रकार से जो किसानों को मुनाफा होने लगता है उसमें भी कमी आने लगती है। कारण यह है कि वह महंगे बीज इन एजेंटों से खरीदने लगते हैं और साथ ही साथ महंगे खाद और कीटनाशक भी इन एजेंटों के माध्यम से खरीदते हैं। तो इस प्रकार से यह एजेंट जो है भारत के किसानों से संपर्क अब धीरे धीरे अधिक करने लगे हैं। महंगी खाद व कीटनाशकों पर निर्भरता से गांवों में किसान क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं। ऋणी का अर्थ है वह अधिक लोन लेने लगते हैं और इस लोन के प्रभाव के परिणाम स्वरूप हम कहते हैं कि उनको जो है मानसिक रूप से दबाव और भी ज़्यादा उन पर बढ़ने लगता है। इसी के साथ में हम देख रहे हैं कि वह अधिक खाद, कीटनाशक या फिर बीजों का जो प्रयोग है वह करने लगते हैं। तो भारत के किसानों की जो भूमि है उसे भी हानि पहुंचने लगती है, या फिर हम कह सकते हैं कि भारत में जो पर्यावरण है उसको भी हानि अधिक होने लगती है। इसी के परिणाम स्वरूप अब भारत के समाजशास्त्री किसानों की इस स्थिति को जानते हुए कहते हैं कि अब किसान मानसिक रूप से और भी दबाव के सामने हो जाता है, उसे और भी दबाव झेलना पड़ता है, क्योंकि वह एमएनसी कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों से समझौता कर चुका है। उसे निश्चित समय में उस फसल को एमएनसी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देना ही होगा। तो इस कारण वह दबाव में आ जाता है और समाजशास्त्री कहते हैं कि यह भारत के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार से देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों की जो है आत्महत्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और यह बढ़ क्यों रही है? तो उसी का कारण हम देख रहे हैं कि ये विभिन्न जो परिवर्तन है इतनी गति से भारत में हो रहे हैं, इतनी तीव्र गति से यह परिवर्तन हो रहे हैं कि इसके लिए भारतीय किसान तैयार नहीं है और वह मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि भारत में आत्महत्या की दर बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देती है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। कृषि समाज में संरचनात्मक सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं, आर्थिक नीति में भी परिवर्तन आ रहे हैं, यानी कि अब भारत की ग्रामीण संरचना में परिवर्तन आ रहा है। किसानों को नए तरीके से और भी दूसरे लोग जो हैं प्रभावशाली लोग गाँव के हैं वह परेशान करते हैं। साथ ही साथ उनकी आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों से यदि वे संविदा करते हैं तो भी उनके लिए खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार से वह चारों तरफ से कई नई परेशानियों से घिर जाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं भू स्वामित्व में परिवर्तन होना, यानी भूमि का मालिक कौन होगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कभी जब हस्तक्षेप होता है तो वह मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करते हैं। फसलों के प्रतिमान या फसलों के पैटर्न में भी परिवर्तन हो रहा है, जिससे भी भारतीय किसान परेशान है। नकदी फसलों की ओर जब झुकाव बढ़ रहा है, क्योंकि पहले भारत में अनाज ही मुख्य रूप से उगाया जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे नकदी फसलों की प्रधानता भी हो रही है। इससे भारत के किसानों के पास अनाज की कमी भी हो रही है, तो वह भी उनके लिए एक चिंता का विषय है। भारत की सरकार जो है वह कल्याण नीतियां बना तो रही है, लेकिन उनको लागू करने में या उनका लाभ किसानों तक पहुंचने में बहुत देरी होने लगती है। तो इसका भी प्रभाव जो है नकारात्मक रूप से भारत के किसानों पर पड़ता है। कृषि हेतु राज्य के सहयोग में कमी, राज्य सरकार जो है वह या केंद्र सरकार जो है भारत के किसानों या खेती के लिए जो है अपना निवेश या अपना योगदान या अपने सुधार जो है कम लागू करती है, जो भी एक चिंता का विषय है। इसी के परिणाम स्वरूप हम एक आंकड़ा देखते हैं कि सन 2001 से 2006 के मध्य भारत के प्रमुख राज्य जो कि हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में 8,900 किसान जो हैं आत्महत्याएं कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और बहुत ही चिंता का विषय है। तो हम कहेंगे ये सारी समस्याएं और ये सारे तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन जो भारत की ग्रामीण संरचना में हो रहे हैं, उससे भारत के किसानों का भला नहीं हो पा रहा और वे निरंतर जो है शोषण की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से जब वे मानसिक रूप से इतनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और भारत की सरकार और राज्य सरकारें जो हैं कल्याण कार्यक्रम बना तो रही हैं, लेकिन उनका लाभ इन किसानों को नहीं मिल रहा, तो इस वजह से भारत में यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारत के किसान आत्महत्या की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाजशास्त्री कहते हैं कि किसानों का
जो है कल्याण होना कितना आवश्यक है और इन आत्महत्याओं को रोकना वर्तमान समय की एक प्रमुख आवश्यकता बन गई है। आत्महत्या करने वाले बहुत से किसान किस प्रकार के किसान हैं? सीमांत किसान हैं, जिनके पास में अधिक भूमि नहीं होती और जिनकी आय भी बहुत कम होती है। तो हम कहेंगे ये जो आत्महत्या करने वाले किसान हैं वह किस प्रकार के किसान हैं? सीमांत किसान हैं, जो कि बार बार कर्ज लेकर के अपने जीवन को चला रहे होते हैं और इस कर्ज के बोझ से वह दब जाते हैं। जो कर्ज के बोझ को उठाने, परिवार को चलाने में क्या हो जाते हैं? असमर्थ हो जाते हैं और उन्हें सिर्फ जो है एक ही रास्ता फिर दिखाई देता है कि वे अपने जीवन को समाप्त कर लें, जो कि एक सही कदम नहीं हो सकता। धीरे धीरे हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की संस्कृति जो है वह भी परिवर्तित होती है और उसका भी नकारात्मक प्रभाव इन किसानों पर पड़ रहा है। और वह किस प्रकार से? तो हम कह रहे हैं कि भारत में मीडिया का प्रभाव बहुत अधिक हो गया है। दिखावे की प्रवृत्ति या दिखावे की संस्कृति भी भारत में बढ़ रही है, जिसकी वजह से भारत के किसान जो है मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें जो भी समारोह या उत्सव मनाने हैं उसमें कहीं ना कहीं इतना पैसा तो खर्च करना ही होगा और पारिवारिक जिम्मेदारियां तो वैसे भी पूरी करनी होती है। तो उसका परिणाम क्या होगा कि विवाह, दहेज, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि खर्चों हेतु बहुत ही अधिक आय की आवश्यकता महसूस की जाने लगती है भारत के किसानों के द्वारा। और अब चूंकि हम देख रहे हैं कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती, उनकी आय में वृद्धि नहीं हो पाती और वह आय में जो है धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहे हैं, उनका पतन हो रहा है। तो कृषि उत्पादन में प्राकृतिक व सामाजिक संकट भी उनको झेलने पड़ रहे हैं और इसकी वजह से उनको महसूस होता है कि उनकी जो कृषक जीविका है वह रक्षणीय नहीं है या फिर वह उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस नहीं करते कि वह कृषि करके अपना जीवन यापन कर सकें और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकें। तो इस प्रकार इन सभी संकटों को देखते हुए, इन सभी परेशानियों को देखते हुए, कर्ज को देखते हुए या फिर जो दिखावा प्रवृत्ति बढ़ रही है जिसकी वजह से उन्हें अधिक आय या अधिक बचत की आवश्यकता है, उन सभी को देखते हुए वे धीरे धीरे ये महसूस करने लगते हैं कि कृषि एक सुरक्षित आय का साधन नहीं हो सकता और इस वजह से वह अपनी अरक्षणीय कृषक जीविका जो है उसके दबाव में आते हुए वह आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। लेकिन अब यह आत्महत्या जो है वह सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा जो है चुनौती बनती जा रही है कि किसानों की आत्महत्या को किस प्रकार रोका जाए और इसी के लिए भारत की सरकार जो है निरंतर प्रयास कर रही है और राज्य सरकारें भी उसमें अपना सहयोग दे रही हैं। तो उन्हीं में से कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं। हम कहेंगे भारत के किसानों के लाभ के लिए भारत की सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार के कदम उठाती हैं। उसी का परिणाम है कि कुछ सहायता के प्रयास जो हैं वह कर रही हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, हम बात कर सकते हैं ग्राम उदय से भारत उदय की, हम बात कर सकते हैं नेशनल रूरल अर्बन मिशन की। ये कुछ प्रयास हैं जो भारत के किसानों की स्थिति में सुधार के लिए भारत की सरकार अपनाती है और उसी का उदाहरण है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो 5 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों के लिए है और इसमें जो है साल में 3 बार 2,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। तो यह हो गया कुल मिलाकर के एक साल में 6,000 रुपये जो हैं किसानों को दिए जाते हैं। तो यहाँ किसानों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत की सरकार लागू करती है। और ऐसे और कौन से प्रयास हैं? तो हम कहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी इसी तरीके का प्रयास है, जिसमें कि सरकार किसानों की फसल का बीमा करती है ताकि उन्हें प्राकृतिक संकटों से जो खेती में हानि हो रही है उसकी भरपाई की जा सके। इसी कार्यक्रमों को पूरे देश में भारत के किसानों के लिए लागू किया जाता है ताकि एकीकृत सहायता के मार्ग खोले जा सकें। ग्रामीण लोगों के जीवन में इससे गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि यदि भारत की सरकार या राज्य सरकारें इसी प्रकार के प्रयास और कल्याण कार्यक्रम और सहायता कार्यक्रम चलाती हैं तो भारतीयों के ग्रामीणों और किसानों के जीवन में गुणवत्ता बढ़ेगी और साथ ही साथ उनके जीवन में जो है विकास और आगे की दृष्टि या आगे का भविष्य जो है अच्छी तरीके से निर्मित हो सकेगा। तो इस प्रकार से इस भाग में हमने देखा कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के किसानों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए। उसमें से कुछ सकारात्मक परिवर्तन थे और कुछ नकारात्मक परिवर्तन थे, जो कि ग्रामीण समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण चरण है।
मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।